हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 7 NCERT ज्योग्राफी भूगोल लेसन नंबर 4, जिसका नाम है वायु, और इसमें पार्ट 3। तो आइए देखते हैं आगे। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाती हैं। नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। आइए देखते हैं आगे वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आइए देखते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, एवं वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएँ फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। आइए देखते हैं पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उजाड़ती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, तो कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। आइए देखते हैं। स्थायी पवन। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म शुष्क स्थानीय पवन याद हैं, जिसे लू कहते हैं? चित्र में देखिए। प्रमुख वायुदाब पेटियाँ। आइए देखते हैं आगे। चक्रवात। प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारी प्रोत्कर्ष से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिकी भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उजड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। चित्र में देखिए चक्रवात द्वारा विनाश। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।